हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी लेसन्स इन डिटेल, जहां पर हम 6 से लेकर 12th के साइंस सब्जेक्ट के हर लेसन को डिटेल में कवर करते हैं। आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा जीव, ओके, एंड सराउंडिंग यानी वातावरण। इस चैप्टर में हम जानेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बारे में। हम जानेंगे कि वो किस तरह के वातावरण में रहते हैं और कैसे वो अपने वातावरण में जिंदा रह पाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। Paheli and Bujo went on vacation to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. पहेली और भूजो छुट्टियों में बहुत सारी जगह पर जाते हैं और उनमें से एक जगह है ऋषिकेश के रिवर गंगा में। They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines and deodas, very different from the ones near their home on the plain. अब ऋषिकेश के बाद वो हिमालय के पर्वत पर चढ़ते हैं और वहाँ पर वो बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ देखते हैं, जैसे कि ओक ट्री, पाइन ट्री और देवदार ट्री। अब ये पेड़ जो है वो उनके शहर में नहीं मिलता, ये उनके शहर में मौजूद पेड़ से बिल्कुल अलग है। In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camel through the hot desert. They collected different kinds of cactus plant from this trip. दूसरी जगह वो कहाँ पर जाते हैं? राजस्थान के रेगिस्तान में जाते हैं, कैमल के ऊपर बैठकर, कैमल यानी ऊंट के ऊपर बैठकर। अब राजस्थान में वो बहुत सारे वैरायटी कैक्टस प्लांट के कलेक्ट करते हैं। Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach dotted with casuarina trees. आखिर में वो कहाँ जाते हैं? पूरी के बीच पर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे casuarina trees हैं। While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid, and yet all of them had many organisms, living creatures of various kinds. अब अपनी छुट्टियों के बारे में सोचने पर उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये जितने भी जगह गए हैं वो सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कुछ जगह है जो बहुत ही ठंडे थे, कुछ जगह थे जो बहुत ही गर्म थे और ड्राई थे, और कुछ जगह थे जहाँ पर बहुत सारा मॉइस्चर था, ह्यूमिड था। लेकिन इन सभी जगह में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जीव थे, सभी एक दूसरे से अलग। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. अब वो सोचने लगते हैं कि क्या धरती में ऐसा कोई जगह है जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, कोई भी जीव ना हो। Buju thought of places near his home. Inside the house he tried the cupboard. भूजू अपने घर के बारे में ही सोचने लगता है। वो सोचता है कि उसके घर के अंदर जो कबर्ड है उसमें तो कोई जीव नहीं होगा। He had thought that there may not be any living organism here, but he found one tiny spider in the cupboard. वो सोचता है कि कबर्ड के अंदर तो कुछ नहीं होगा, कोई जीव नहीं होगा, लेकिन देखने पर उसे क्या दिखता है? एक स्पाइडर। Outside the home too, there didn't seem to be any places he could think of that did not have living creatures. अब घर के बाहर पे भी जब वो देखता है तो वो ऐसा कोई जगह नहीं मिलता जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, यानी कि जहाँ देखो वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। पहेली जो है अब दूसरी जगहों के बारे में सोचने लगती है और उनके बारे में पढ़ने लगती है। She read that people have even found tiny living organisms in the openings of volcanoes. अब उसने पढ़ा है कि लोगों ने जिंदा जीवों को पाया है वोल्केनो के अंदर भी। Organisms and the surroundings where they live. जीव और उनके वातावरण जहाँ पर वो रहते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Bhuju was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. अब वो क्या सोचने लगते हैं? The kind of living organism, जो जीव वो अलग अलग जगह पे पाते हैं उनके बारे में सोचने लगते हैं। The desert had camels, the mountains had goats and yaks, Puri had some other creatures, crabs on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. अब वो क्या सोचने लगते हैं? डेजर्ट में तो उन्होंने कैमल पाया था, पहाड़ी इलाका में उन्होंने बकरी और याक पाया था, लेकिन पूरी में उन्होंने क्रैब यानी कि केकड़ा पाया था और बहुत सारे अलग अलग तरह के मछलियों को देखा था जो मछुआरे समंदर से पकड़ रहे थे। And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. यानी कि अभी तक
उन्होंने क्या देखा था, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जीव थे, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव थे जो हर जगह पर मौजूद थे। वो डेजर्ट में भी थे, वो माउंटेन में भी थे, और वो बीच साइड में भी थे। और वो क्या थे, वो थे एंट्स, चींटियाँ। The kinds of plants found in each of these regions was so different from the plants of the other regions. अब वो एक जगह पर जो पौधे वो देख रहे थे, वो दूसरी जगह के पौधे से बिल्कुल अलग थे। What about the surroundings in these different regions? Were they the same? अब क्या वो जो वातावरण था वो एक दूसरे के साथ सेम थे या अलग था? जो डेजर्ट का एनवायरनमेंट था, क्या वो माउंटेन के एनवायरनमेंट से सेम था या अलग था? ओके, एक्टिविटी 1, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। अब हम फॉरेस्ट से शुरुआत करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। अब सोचिए कि फॉरेस्ट में आप किस तरह के एनिमल, प्लांट और ऑब्जेक्ट्स पाएंगे। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। ओके, अब हमें क्या करना है, जो जो प्लांट, एनिमल और ऑब्जेक्ट आप फॉरेस्ट में पाएंगे वो हमें कॉलम 1 में लिखना है, टेबल 9.1 के, जो है ये टेबल 9.1 में हमने एनिमल, प्लांट और ऑब्जेक्ट जिन जिन जगह पे पाएंगे उसमें लिखना है। पहला कॉलम है फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट में क्या क्या मिलता है वो हमें लिखना पड़ेगा। सेकंड में है ऑन माउंटेन, थर्ड में है इन डेजर्ट, फोर्थ में है इन द सी, एंड आखिर में है एनी अदर। ओके, सो कॉलम 1 में हमें वो सभी जीव लिखना है जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। List the things, animals and plants found in other regions that are also shown in the table. You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the table. You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. अब घुमा फिरा कर हमें इन टेबल में जो जगह है उनमें किस किस तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, हमें वो फिल करना है। सो अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में आप किस तरह के जीव पाएंगे। प्लांट की बात करें तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ ट्रीज आप पाएंगे। एनिमल्स की बात करें तो आप फॉरेस्ट में बियर पाएंगे, फॉक्स पाएंगे, राइट, और शेर पाएंगे, डियर पाएंगे। और अगर हम माउंटेन रीजन की बात करें, ऑन द माउंटेन, पहाड़ी में क्या क्या मिलेगा हमें। पहाड़ी में तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, देवदार ट्री है, पाइन ट्री है, वुल्फ है, स्नो लेपर्ड है, याक है। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में हमें कैमल है, कैक्टस प्लांट है, स्कॉर्पियंस है, राइट। और इन द सी, समुद्र में किस तरह के आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाएंगे। समंदर में आप फिश पाएंगे, राइट, बहुत सारे वैरायटीज हैं फिश के। और ऑक्टोपस है, वेल है, तो ये सभी समुद्र में मिलते हैं। ओके, so try and include as many plants, animals and objects, big and small, in each of the column in this table. What kind of objects will we find that may not be animal or plant? Perhaps part of plants like dried leaves or parts of animals like bones. We may also find different kinds of soils and pebbles. Water in the ocean may have salts dissolved in it, as discussed in chapter 5. There could be many more objects. Alright. तो हमें ये भी लिखना है कि इन जगह पर किस किस तरह के नॉन लिविंग थिंग्स भी आप पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में हम नॉन लिविंग थिंग क्या पाएंगे, हम सॉइल पाएंगे, राइट, मिट्टी। लेकिन अगर हम माउंटेन की बात करें तो माउंटेन में अगर वहाँ पे बर्फ़ गिरता हो तो हम स्नो भी लिख सकते हैं। उसी तरह डेजर्ट में आप नॉन लिविंग थिंग क्या पाएंगे, सैंड, यानी कि रेत। ओके, और अगर हम सी की बात करें, ओशन की, ओशन में आप क्या पाएंगे, पानी पाएंगे, जो जो नॉन लिविंग थिंग है। और ओशन का पानी क्या है, वो सॉल्टी है, यानी कि उसमें नमक है, सैलाइन। ओके, as we go through the chapter, keep adding more examples to table 9.1. We will discuss the table as we travel through many more interesting places. Okay. तो हमें जितना हो सके उतना फिल करना है और उसके बारे में हम आगे जानेंगे। Habitat and adaptation. What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea in table 9.1. Did you list very different kinds of organisms in these two columns? Okay. So एक्टिविटी 1 में जब हमने टेबल 9.1 में ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा, वो किस किस तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो जो डेजर्ट में जितने ऑर्गेनिज्म हमने लिखा, क्या वो सी में जो लिखा उससे अलग है या सेम है? तो वो हमें देखना है। ओके, व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स, और उसका वातावरण कैसा था। तो डेजर्ट के केस में हमने क्या लिखा था, किस तरह के जीव मिलते हैं। डेजर्ट में हमें कैक्टस प्लांट और कैमल मिलता है, राइट। उसी तरह स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, ये सभी मिलते हैं। और सी यानी कि ओशन में हम किस तरह के जीव पाएंगे, फिश,
ऑक्टोपस, राइट। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। दूसरा चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो वातावरण है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहाँ पर डेजर्ट के केस में क्या था, जीव जो थे वो ज़मीन के ऊपर थे, लेकिन ओशन के केस में क्या था, वो पानी के अंदर थे। दे वर सराउंडेड बाय वाटर। द ऑर्गेनिजम्स दैट वी फाइंड इन द सी वर सराउंडेड बाय वाटर, ओशन वाटर। जो जीव हम समंदर में पा रहे थे वो सभी क्या थे, पानी से घिरे हुए थे, लेकिन डेजर्ट के केस में ऐसा नहीं था, राइट। ओके। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलाइन, देयर इज सॉल्टी वाटर। ये हमने कह दिया, वो पानी से घिरे हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। और वो ज़्यादातर वो जो जीव थे जो समंदर में मिलते थे वो पानी में मौजूद, पानी में डिजॉल्व्ड हवा, एयर को यूज़ करते थे सांस लेने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है मोस्ट, नॉट ऑल, ज़्यादातर, ना कि सभी। ओके। सभी जीव जो पानी में रहते हैं वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते। कुछ जीव हैं जिन्हें पानी के ऊपर आकर सांस लेना पड़ता है, ओके, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। सो अभी के लिए क्या है, ज़्यादातर जीव जो पानी में रहते हैं वो पानी के अंदर मौजूद हवा को यूज़ करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। लेकिन अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में बहुत ही कम पानी है। इट इज़ वेरी हॉट इन दैट डे, इट्स वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। डेजर्ट जो है दिन के दौरान बहुत ही गर्म है और रात में बहुत ही ठंडा। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, राइट। ओके। सो डेजर्ट में जो जीव हम पा रहे हैं, जो पौधे और जो जानवर हम पा रहे हैं डेजर्ट में, जो जीव रहते हैं डेजर्ट के अंदर, वो डेजर्ट की मिट्टी के ऊपर रह रहे हैं और वो हवा से सांस ले रहे हैं। दे ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, वो हवा से सांस ले रहे हैं। ओशन के केस में क्या था, वो पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर रह रहे थे और पानी के अंदर जो हवा है उसे यूज़ कर रहे थे, राइट। The sea and the desert are very different surroundings, and we find very different kinds of plants and animals in these two regions, isn't it? Hmm. अब हमने जाना कि समुंदर और डेजर्ट, रेगिस्तान जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हम दोनों जगह पर बहुत ही अलग अलग तरीके के जीव पाते हैं। Let us look at two very different kinds of organisms from the desert and the sea, a camel and a fish. अब हम इन जगह से, डेजर्ट और ओशन से, दो बहुत ही अलग जानवर के बारे में थोड़ा जान लेंगे। The body structure of a camel helps it to survive in desert condition. ओके। तो वो जीव क्या थे, कैमल और फिश। कैमल जो है वो डेजर्ट में मिलते हैं और फिश जो है वो ओशन, समंदर में मिलते हैं, सी में। ओके। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। अब कैमल का जो शरीर है उसे डेजर्ट में जिंदा रहने में मदद करता है। कैसे, हम जानेंगे। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। कैमल का शरीर जो है वो उसे डेजर्ट के इन्वायरमेंट में, डेजर्ट के वातावरण में ज़िंदा रहने में मदद करता है। जैसे कि उसके कैमल के बहुत ही लंबे टांग है। लंबे टांग होने के कारण क्या होता है कि उसका शरीर जो है वो ज़मीन से बिल्कुल ऊपर होता है और वो रेत की गर्मी से बच जाता है, उसे इतना गर्मी नहीं लगता उसके शरीर को। नेक्स्ट थिंग, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। नेक्स्ट दूसरी चीज़ क्या है, कैमल जो है, जो ऊँट होते हैं वो बहुत ही कम पेशाब करते हैं और उनका जो गोबर है वो ड्राई होता है, सूखा होता है और वो पसीना नहीं निकलते उनके शरीर से। ऑल इन ऑल वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर पानी को बचा रहे हैं। द कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। अब इन सभी गुण के कारण कैमल क्या कर रहा है, अपने शरीर के पानी को बचा रहा है और वो इसके बदौलत बहुत सारे दिन बिना पानी पिए बिता सकता है। अब ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज पॉइंट है डेजर्ट जैसे इन्वायरमेंट में। जैसे कि हमने जाना डेजर्ट में पानी की कमी है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, अपने पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहा है। ओके। नाउ लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब हम फिश के बारे में देख लेते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। ओके। अब आप इस इमेज में देखिए, फिगर 9.3 में हम मछलियों को देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज़ हैं मछलियों की, लेकिन इन सभी में क्या कॉमन है, इन सभी मछली का जो शेप है वो सिमिलर है। आप देख रहे हैं इनका जो टेल रीजन और जो हेड रीजन है
जो टेल और हेड रीजन है वो नैरो है, यानी कि पतला है कंपेयर टू देयर मिडिल रीजन, मिडिल बॉडी। ओके, इस शेप को हम क्या कहते हैं, हमने ये चैप्टर 8 में जाना था। इस शेप को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप कहते हैं। All the ones shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 8. स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप कैसा होता है, जहाँ पर सर और पूंछ जो है उनके जो दो एंड्स जो हैं वो पतले होते हैं कंपेयर टू देयर मिडिल बॉडी। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर। अब इनके स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होने के कारण वो पानी में तैरने में मदद मिलती है। Fish have slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. मछलियों के शरीर के ऊपर स्केल्स होते हैं जो उन्हें दूसरे मछलियों से प्रोटेक्ट करता है उनके अटैक से, और उन्हें तैरने में भी मदद करती है। वो ज़्यादा तेज़ी से तैर पाते हैं पानी के अंदर इन स्केल्स की बदौलत। We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balanced in water. और हमने जाना था कि मछलियों के पास फिन्स हैं। चैप्टर 8 में हमने जाना उनके पास फिन्स है और उनके पास पूंछ है, जिनके बदौलत वो अपने जिस डायरेक्शन में वो तैर रहे हैं उससे कंट्रोल करता है और वो अपने शरीर को बैलेंस करके सीधा ऊपर खड़ा रख पाता है पानी के अंदर। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ऑलराइट, सो हमने कहा था कि जो जीव समंदर के अंदर रहता है, ज़्यादातर जो जीव हैं वो पानी के अंदर सांस ले पाते हैं, पानी में डिजॉल्व हवा को यूज़ कर पाते हैं, राइट। तो ये कैसे कर पाता है, गिल्स के बदौलत। मछलियों में गिल्स हैं जिसकी बदौलत वो पानी के अंदर हवा को यूज़ करके सांस ले पाती है। We see that the feature of a fish help it to live inside water and the feature of a camel help it to survive in the desert. तो हमने जाना है कि कैमल की जो फीचर हैं वो उसे डेजर्ट में ज़िंदा रहने में मदद करती है। उसी तरह मछलियों का जो फीचर है, मछलियों के पास जो फीचर है वो उसे पानी के अंदर ज़िंदा रहने में मदद करता है। We have taken only 2 examples from very wide variety of animals and plants that live on the earth. In all these variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surrounding in which they are normally found. अभी हमने सिर्फ 2 जीव के बारे में जाना, लेकिन बहुत सारे जीव हैं, राइट। धरती में अर्थ पर बहुत सारे जीव हैं और इन सभी जीवों के पास अलग अलग तरह के अपने लिए कुछ फीचर्स हैं, कुछ गुण हैं जिनकी बदौलत वो अपने वातावरण में जिंदा रह पाते हैं। Now, the presence of specific features or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. अब देखिए, किसी जीव में कुछ फीचर होना या कुछ हैबिट यानी कि कुछ आदत होना जिसके बदौलत वो अपने वातावरण में जिंदा रह पाता है, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि हमने कैमल के दौरान जाना था, कैमल के पास क्या था, लंबे टांग थे, वो पानी कम वेस्ट कर रहे थे, राइट, उनका पसीना नहीं निकल रहा था। ये सभी क्या है, ये सभी एडेप्टेशन फीचर है, इनके बदौलत वो जिंदा रह पा रहा है। सो ऐसे गुण या ऐसा आदत जिसके बदौलत वो अपने वातावरण में जिंदा रह पाए उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, डिफरेंट एनिमल्स आर एडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। और जो जानवर या पौधे, जो जीव हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने वातावरण के लिए खुद को अडेप्ट किया है। जैसे कि हमने मछली के केस में जाना था, मछलियों के पास गिल्स है, राइट, ये एक अडेप्टेशन फीचर है, उसके बदौलत वो पानी के अंदर सांस ले पाता है। उसी तरह कैमल के पास खुद का अलग से फीचर है जिसके बदौलत वो डेजर्ट में जिंदा रह पाता है। सो ऑल इन ऑल सभी जीवों के पास अलग अलग अडेप्टेशन फीचर हैं, अलग अलग तरीके से वो अपने आप को वातावरण के लिए अडेप्ट किया है उन्होंने। द सराउंडिंग वे ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट। अब वो जिस जगह पे रह रहा है, एक जीव जिस जगह पे रह रहा है उसे हम हैबिटेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैमल की बात करें तो कैमल जो था वो डेजर्ट में रहता था, तो डेजर्ट कैमल के लिए क्या है, उसका हैबिटेट है। ओके, उसी तरह याक जो है वो माउंटेन में रहता है, तो माउंटेन उसका हैबिटेट है। सेम गोज फॉर फिश के लिए ओशन या फिर रिवर जो है उसके लिए हैबिटेट है। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट। अब किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, उसे खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह, और भी कुछ नीड्स हैं जो उसे उसका हैबिटेट देता है, जो उसे उसका सराउंडिंग से मिलता है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम, यानी कि हैबिटेट का मतलब क्या है, रहने की जगह। ओके, सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट। अब एक हैबिटेट में बहुत सारे जीव एक साथ रह सकते हैं।
जैसे कि हमने माउंटेन के बारे में जाना था, माउंटेन में देवदार ट्री थे, वो एक ऑर्गेनिज्म है, राइट। उसी तरह याक, स्नो लेपर्ड, ये सभी माउंटेन में रहता है, यानी कि ये सभी एक ही हैबिटेट में मौजूद है, ये सभी जीव। तो इसमें यही कहा है कि एक हैबिटेट में बहुत सारे जीव हो सकते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो जीव ज़मीन पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन, ओके। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी टाइप्स हैं, उनके भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, जैसे कि फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ग्रासलैंड यानी कि खास स्थल, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन यानी कोस्टल रीजन यानी समंदर के पास वाली ज़मीन को हम कोस्टल रीजन कहते हैं, बीच साइड, और माउंटेन यानी पहाड़ी इलाका, राइट। ऑन द अदर हैंड, हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स that live in water are called aquatic habitats. So जो जीव ज़मीन पर रह रहे थे उन्हें हम क्या कहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। लेकिन जो जीव, जो प्लांट और एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम कहेंगे कि वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। एक्वेटिक यानी पानी। एक्वेटिक हैबिटेट की अगर टाइप्स देखें तो पॉन्ड्स, स्वॉर्म्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. There are large variations in forest, grassland, desert, coastal and mountain regions located in different parts of the world. This is true for all aquatic habitats as well. अब देखिए, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड ये भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं। फॉर एग्जांपल, जो फॉरेस्ट आप हिमाचल में पाएंगे या फिर गुजरात में पाएंगे वो बिल्कुल अलग होगा एक फॉरेस्ट जो तमिलनाडु में होगा। उसी तरह ओशन में भी क्या है, ओशन भी एक ओशन दूसरे ओशन से बिल्कुल अलग है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये सभी एक दूसरे से अलग है। इन सभी का सराउंडिंग जो होगा वो एक दूसरे से अलग होगा। The living things such as plants and animals in a habitat are its biotic component. Various non-living things such as rocks, soils, air and water in the habitat constitute its abiotic component. Sunlight and heat also form abiotic components of the habitat. अब देखिए, एक हैबिटेट में मौजूद सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी जिंदा जीव जो हैं वो उस हैबिटेट का क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। और उसी हैबिटेट में मौजूद सभी नॉन लिविंग थिंग, उनको हम क्या कहेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। जैसे कि रॉक, सॉइल, रॉक यानी पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, धूप, धूप से मिलने वाली गर्मी, ये सभी क्या है, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट है। ओके, ऑल इन ऑल हैबिटेट में जितने भी जिंदा जीव हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं उन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। We know that some plants grow from seeds. Let us look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow into a young plant. अब हम जानते हैं कि जो प्लांट है वो सीड से ग्रो होता है, एक बीज से प्लांट ग्रो होता है। सो हम जानेंगे कि एक बीज पर जब प्लांट में ग्रो होता है, एक हेल्दी प्लांट में ग्रो होता है, तो उस पर इन एबायोटिक फैक्टर्स का कितना इफेक्ट होता है, क्या असर होता है इन एबायोटिक फैक्टर्स का उन बीज पर जो प्लांट में ग्रो हो रहे हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। Activity 2. Recall Activity 5 in Chapter 1. We made sprouts from moong and chana seeds. When the seed turned into a sprout, it germinated. This was the beginning of new plant from the seed. So, Chapter 1 में हमने एक एक्टिविटी किया था, Activity 5, जहाँ पर हमने मूंग और चना के बीज लिए थे और उन्हें हमने लगाया था ताकि वो प्लांट में ग्रो हो। Collect some dry moong seeds. Keep a small heap of seed aside and soak the rest in water for a day. अब हम कुछ बीज लेंगे, मूंग के बीज लेंगे और उन्हें हम उनमें से कुछ को हम अलग रखेंगे और कुछ को हम पानी में डुबा देंगे एक दिन के लिए। Divide the soaked seeds into 4 parts. अब जो बीज हमने पानी में डुबाया था उन्हें हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, 4 अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे उनके। Keep one part completely submerged in water for 3-4 days. उनमें से एक पार्ट को हम क्या करेंगे, पानी के अंदर रख देंगे, पानी के अंदर डुबा देंगे 3-4 दिन के लिए। Do not disturb the dry seeds and those submerged in water. अब हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। Keep one part of soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark region like a cupboard that does not allow any light to come in. अब क्या करेंगे, हम एक ग्रुप को जो पानी में एक दिन के लिए भिगाया था, उस बीज के एक ग्रुप को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर बराबर धूप आ रहा हो, और एक को हम कहाँ रखेंगे, एक ग्रुप को कब्र के अंदर या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कोई लाइट ना आए। ओके,
Keep the last part in very cold surroundings, say in a refrigerator or with ice around them. आखिर का जो बीज का एक पार्ट जो है जिसे हमने एक दिन के लिए पानी में भिगोया था उसे हम कहाँ रखेंगे, फ्रिज के अंदर, या फिर उसे हम बर्फ़ से ढक देंगे ताकि वो बहुत ही ठंडा रहे, उसे गर्मी ना मिले. Set these three parts to germinate by rinsing them and drain the water every day. What do you notice after a few days? Do you see the seed? Do the seeds in all the five parts germinate equally? Do you find slower or no germination in any of these? अब हमने क्या किया था, एक को हमने बिल्कुल ड्राई छोड़ा था, यानी कि उसे पानी बिल्कुल नहीं मिला. बाकी के चार को हमने पानी में भिगोया था, एक को बिल्कुल छोड़ दिया था 3-4 दिन के लिए पानी के अंदर. एक को हमने एक दिन भिगाने के बाद धूप में रखा, एक को अंधेरे में रखा और एक को रेफ्रिजरेटर के अंदर बिल्कुल ठंडा रख दिया. ओके, अब क्या उनमें से कोई पार्ट ग्रो होगा? तो ग्रो होगा, सिर्फ एक ही के केस में ग्रो होगा. Do you find that abiotic factors like air, water, light or heat are very important for growth of plants? In fact, these abiotic factors are important for all living organisms. अब हम इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या पाएंगे, अब यहाँ पे नहीं लिखा है पर मैं आपको बता देता हूँ कि वो बीज जिसे हमने पानी में एक दिन भिगाने के बाद धूप में रखा था वो एक हेल्दी प्लांट में ग्रो होगा, और बाकी के जो बीज थे जिसे हमने बिल्कुल ड्राई छोड़ा था, जिसे हमने पानी के अंदर डुबा दिया था या फिर जिसे हमने बर्फ़ से ढक दिया था, इन सभी में कोई ग्रोथ शो नहीं होगा, क्योंकि कुछ को सनलाइट नहीं मिला था, कुछ को पानी नहीं मिला था, कुछ को हवा नहीं मिल रहा था, कुछ को धूप नहीं मिल रहा था. सिर्फ वही सीड ग्रो होगा जिसे ये सभी चीज़ें मिले हैं. तो ये सभी क्या थे, ये सभी चीज़ एबायोटिक फैक्टर थे. इससे हमें ये पता चलता है कि ये एबायोटिक फैक्टर जो है ये कितना इम्पॉर्टेंट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए. We find that organisms exist in very cold as well as very hot climates and surroundings, isn't it? हम देखते हैं कि बहुत ही ठंडी जगह पे भी जीव हैं और बहुत ही गर्म जगह में भी जीव हैं. एंटार्कटिक में भी आप मछलियाँ ऐसा पाएंगे और डेजर्ट में भी आप जीव पाएंगे. डेजर्ट जो कि एक बहुत ही गर्म जगह है वहाँ पे भी आप जिंदा जीव पाएंगे, राइट, कैमल की तरह. हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? दैट इज़ वेयर अडेप्टेशन कम्स इन. तो देखिए, एंटार्कटिक जैसे ठंडी जगह पर भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाते हैं और उसी तरह डेजर्ट की एक गर्म जगह पर भी जीव जिंदा रह पाते हैं. तो वो कैसे कर पाते हैं? वो कर पाते हैं एडेप्टेशन के थ्रू. एडेप्टेशन का मतलब क्या था? कुछ ऐसे फीचर्स जिसके बदौलत वो अपने वातावरण में जिंदा रह पाए, राइट. Adaptation does not take place in a short time. Over thousands of years, the abiotic factors of a region change. Those animals which cannot adapt to these changes die out and only the adaptive ones survive. अब ये जो एडेप्टेशन जो है वो 1 साल 2 साल ऐसा नहीं है, इसको होने में बहुत ही साल लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं. उस जगह का वातावरण में एबायोटिक फैक्टर्स जो है बदलता है, वो गर्म होता है, ठंडा होता है, राइट. और वो जो जीव अडेप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं और वो सिर्फ वही जीव जिंदा रह पाते हैं जो सर्वाइव करते हैं. Animals adapt to different abiotic factors in different ways. The result is variety of organisms present in different habitats. अब जैसे कि हमने जाना था, जीव जो हैं, जानवरें जो हैं, वो इन एबायोटिक फैक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके से अपने आप को अडेप्ट करता है, अपने हैबिटेट के लिए अलग अलग तरीके से अपने आप को अडेप्ट करता है, अलग अलग अपने अंदर गुण लाते हैं जिसके बदौलत वो अपने वातावरण में जिंदा रह पाते हैं. ओके, एक बॉक्स छूट गया था, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, जो एक्लामेटाइजेशन के बारे में है. यस, दिस वन. There are some changes that can happen in an organism over a short period of time to help them adjust to some changes in their surroundings. अब देखिए, एडेप्टेशन क्या था? एडेप्टेशन जो है वो बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस है, हज़ारों साल लग जाते हैं. लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बहुत ही शॉर्ट समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए होते हैं. For instance, if we live in the plains and suddenly go to high mountain regions, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days. For example, अगर हम प्लेन जगह में रहते हैं और हम पहाड़ी जगह पे चले गए तो हम कुछ दिनों के लिए हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, हमें फिजिकल एक्टिविटी करने में तकलीफ होगी. वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन अ हाई माउंटेन. अब क्योंकि हम प्लेन जगह से आए हैं तो जब हम माउंटेन रीजन में जाएंगे तो हमें ज़्यादा तेज़ी से सांस लेना पड़ेगा, हमें सांस लेने में मुश्किल होगा. ये स्पेशली होता है जो लोग लेह लद्दाख साइड में बाइक राइड पे जाते हैं तो उन्हें इनिशियली थोड़ा हेडेक सा होता है, वो सांस लेने में तकलीफ होती है एल्टीट्यूड की वजह से. After some days, our body adjusts to the change condition on the high mountain. कुछ दिनों बाद हम उस माउंटेन की जो कंडीशन है उस पर एडजस्ट कर लेते हैं खुद को, अब हमारा शरीर जो है वो एडजस्ट कर लेता है.
Such small changes that take place in the body of a single organism over a short period to overcome small problems due to changes in the surroundings are called acclimatization. अब ये जो बदलाव आया हमारे शरीर में कुछ दिनों बाद, जब हमारा शरीर उस वातावरण के लिए ढल गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्लाइमेटाइजेशन कहेंगे। इसे हम एडेप्टेशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़े से ही समय में हमने खुद के शरीर को उस वातावरण के लिए एक्लाइमेटाइज कर लिया। अपने आप को उसके लिए लायक बना दिया उस वातावरण के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये चेंजेस जो है ये सिंगल ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, सिर्फ एक ही इंसान के शरीर में हो रहा है, राइट, ना कि सारे इंसान में। फॉर एग्जांपल एडेप्टेशन के केस में क्या था, जब हमने कैमल के लंबे टांग और उसका पसीना ना निकलना ऐसा बात किया था, वो सभी कैमल में कॉमन थे, राइट। ऐसा तो नहीं था कि वो सिर्फ एक ही कैमल में हो रहा है। एडेप्टेशन जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उस स्पीशीज़ के सभी ऑर्गेनिज्म में। लेकिन एक्लाइमेटाइजेशन जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी माउंटेन रीजन में जाता हूँ और मुझे सांस लेने की तकलीफ़ होती है और कुछ दिनों बाद मैं खुद को एडजस्ट कर लेता हूँ, तो इसे हम एक्लाइमेटाइजेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरे शरीर को उसकी आदत पड़ गई। अगर आप जाएंगे तो आपको भी यही तकलीफ़ होगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक्लाइमेटाइजेशन। एक्लाइमेटाइजेशन थोड़े से समय के लिए होता है और वो सिर्फ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में होता है, ना कि उस पूरे स्पीशीज़ में। ओके, these changes are different from the adaptations that take place over thousands of years. So इस लेक्चर को ऑलमोस्ट आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए फ़िलहाल के लिए मैं इसे यही रोक रहा हूँ। अगले पार्ट में हम आगे के लेसन को कंटिन्यू करेंगे। I hope you like this video, you understood the lessons. Now take some rest. Half an hour is more than enough for one day. Okay? आधा घंटा एक दिन के लिए काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मज़ा आया, आपने कुछ सीखा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।